नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला अपनी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप जानते ही हैं कि पहले मैं प्रतिदिन एक नया वीडियो आपके लिए बनाया करता था, परंतु काफ़ी दिनों से मैंने कोई नया वीडियो नहीं बनाया। इसका कारण और कोई नहीं, बस इतना सा है कि इतने ढेर सारे वीडियो बनाने के बाद मुझे ऐसे विषयों की कमी सी लगने लगी जिनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँ। आज बहुत दिनों के बाद एक ऐसा विषय मिला है जिस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, इसलिए फिर से एक नया वीडियो बना रहा हूं। यह विषय है भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए 3 नए आपराधिक कानून। पर आगे बढ़ने के पहले हमेशा की तरह आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहे। भारत में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं जिन्होंने पुराने कानूनों का स्थान लिया है। पहला है भारतीय न्याय संहिता 2023, जो भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर आया है। इसमें विभिन्न प्रकार के अपराधों को परिभाषित किया गया है और उनके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लिया है। इसमें अपराधों के अन्वेषण और विचारण आदि की प्रक्रिया के प्रावधान किए गए हैं। तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसने पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लिया है। इसमें सभी प्रकार के न्यायालयीन प्रकरणों में साक्ष्य लेने के तरीकों, साक्ष्य की ग्राह्यता, प्रमाण आदि के संबंध में प्रावधान है। इन नए कानूनों के बारे में सोशल मीडिया पर एवं टीवी चैनलों पर ढेर सारे वीडियो उपलब्ध हैं। इनमें इन कानूनों की बारीकियां समझाई गई हैं। मैं इस वीडियो में वे सारी बातें दोहराना नहीं चाहता जो पहले कही जा चुकी हैं। मेरा उद्देश्य इन कानूनों का विरोध करना या समर्थन करना नहीं, बल्कि आपके साथ मिलकर इन कानूनों पर एक संपूर्ण दृष्टि डालना है, जिससे हम इनके वास्तविक महत्व को समझ सकें और यह भी समझ सकें कि इन नए कानूनों का आम लोगों पर क्या असर होगा। इन नए कानूनों के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों पर विचार करने के पहले आइए हम इनके चारों तरफ जो हाइप है, जो शोरगुल और प्रचार है, उसकी सच्चाई को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो ये जानें कि ये नए कानून कितने नए हैं। दरअसल सच्चाई यह है कि इन नए कानूनों में लगभग 90% वही प्रावधान हैं जो पुराने कानूनों में थे। अधिकांश प्रावधानों की भाषा भी नहीं बदली है, केवल धाराओं के क्रम बदल जाने के कारण उनकी संख्या बदल गई है। ये कानून लगभग 90% पुराने कानून ही हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुछ नए अपराधों का सृजन किया गया है और कुछ पुराने अपराध कम किए गए हैं, परंतु अधिकांश अपराध वही हैं जो भारतीय दंड संहिता 1860 में थे। कुछ अपराधों की परिभाषा नहीं बदली गई है, लेकिन सजा बढ़ा दी गई है। हाँ, एक बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि छोटे अपराधों के लिए कारावास के स्थान पर सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में प्रावधानित किया गया है। इसी प्रकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में लगभग वही सब प्रावधान हैं जो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में थे। कुछ प्रावधानों में परिवर्तन हुआ है जिनके संबंध में काफी बहस भी चल रही है, उनके बारे में आगे बात करेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में सबसे कम परिवर्तन हुए हैं। मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से साक्ष्य लेने के संबंध में अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं, लेकिन ये प्रावधान वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी आधारित समाज की आवश्यकता भी थी। परंतु ये भी कि इनमें से बहुत सारे प्रावधान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के संशोधनों द्वारा पहले ही किए जा चुके थे। इससे आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि इन कानूनों में नया बहुत कम है। अधिकांश पुराने प्रावधान ही इनमें शामिल हैं। आइए अब इन कानूनों के संबंध में प्रचारित इस बात को समझते हैं कि क्या ये नए कानून वास्तव में औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों के बनाए कानूनों से हमें मुक्ति दिलाते हैं। इसे समझने के लिए हमें भारत में विधि के विकास के इतिहास को समझना होगा। भारत में प्राचीन काल में स्मृतियों में दिए गए दंड विधान का प्रयोग राजाओं द्वारा किया जाता था।
मुख्य रूप से मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि का उपयोग विभिन्न राजाओं ने किया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी दंड का विधान दिया गया है। इन स्मृतियों और प्राचीन हिंदू दंड विधान के संबंध में काफी विवाद रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि प्राचीन हिंदू दंड विधान न केवल बहुत कठोर थे, बल्कि ये समाज के विभिन्न अंगों से भेदभाव भी करते थे। शूद्रों को अत्यंत कठोर दंड दिया जाता था और ब्राह्मणों को कम दंड दिया जाता था। ब्राह्मणों के लिए मृत्युदंड नहीं था। शूद्रों के पढ़ने लिखने की मनाही थी। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि वेद मंत्र सुन लेने वाले शूद्र के कान में सीसा डाल देने तक का प्रावधान था। महिलाओं के साथ द्वितीय दर्जे का व्यवहार किए जाने के आरोप भी प्राचीन हिंदू विधि पर लगते हैं। दंड के विचारण की प्रक्रिया के बारे में भी यह कहा जाता है कि अग्नि परीक्षा जैसी विधियों से आरोपी के दोषी या निर्दोष होने का निर्णय किया जाता था। दूसरी ओर बहुत से विद्वान ये भी मानते हैं कि ये सारी बातें इन प्राचीन ग्रंथों के मूल पाठ में नहीं थीं, इन्हें बाद में जोड़ दिया गया। इन विद्वानों का मत है कि प्राचीन काल में मनुस्मृति जैसे धर्म ग्रंथों में सभी के लिए एक समान विधि व्यवस्था थी, परंतु बाद के काल में इन ग्रंथों में ये विवादित बातें जोड़ दी गई। जो भी हो, हम आज की चर्चा में मनुस्मृति के विभिन्न पाठों की प्रामाणिकता के संबंध में बात नहीं कर रहे हैं। हमारी चर्चा तो केवल इस बात तक सीमित है कि क्या आज के समय में भारत में प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार दंड विधान लागू किया जा सकता है। सच तो यह है कि भारत की संसद ने जो नए आपराधिक कानून बनाए हैं, उनमें इन प्राचीन धर्म ग्रंथों के प्रावधानों को नहीं लाया गया है, बल्कि अधिकांश प्रावधान अंग्रेजों के बनाए आपराधिक कानूनों से ही लिए गए हैं। मध्यकाल में भारत में लागू इस्लामी कानून भी अत्यंत कठोर एवं पक्षपातपूर्ण था। इस कानून के अनुसार किसी मुस्लिम के विरुद्ध काफिर की गवाही मान्य नहीं थी। एक पुरुष की गवाही का मूल्य 2 महिलाओं की गवाही के बराबर होता था। हाथ काटने, जीभ काटने, पत्थर मारकर सार्वजनिक मृत्युदंड देने जैसी कठोर और अमानवीय सजाएं थी। दूसरी ओर विक्टिम के परिवार को ब्लड मनी देकर हत्या तक की सजा से बचा जा सकता था। अंग्रेजों का राज जब भारत पर हुआ तो काफी समय तक अंग्रेज अदालतों में जज की सहायता के लिए पंडित और काजी रखे जाते थे, जो हिंदुओं के लिए हिंदू विधि और मुस्लिमों के लिए इस्लामी विधि की व्याख्या करते थे। लंबे समय के बाद अंग्रेजों ने इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था का अंत किया। आप सहमत होंगे कि आधुनिक युग में हम इस पुरातन और मध्यकालीन विधि व्यवस्था की ओर वापस नहीं जाना चाहेंगे। अंग्रेजों ने भारत में आते ही अपने कानून भारतीयों के लिए लागू नहीं किए थे। प्रारंभ में अंग्रेज अदालतें केवल अंग्रेजों और यूरोपियनों के लिए ही अंग्रेजों के कानून लागू करती थीं। भारतीयों को भारतीय राजाओं की अदालतें ही न्याय देती थीं। जब अंग्रेज अदालतों ने भारतीयों के प्रकरण सुनना प्रारंभ भी किया, तो भी लंबे समय तक भारतीयों के लिए प्राचीन हिंदू और इस्लामी विधि का ही उपयोग किया जाता रहा। सन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1834 में भारत के लिए एक लॉ कमीशन बनाई गई। इस लॉ कमीशन का अध्यक्ष मैकॉले था, जिसने भारतीय दंड संहिता का पहला प्रारूप 1835 में गवर्नर जनरल को सौंपा। इस प्रारूप में संशोधन करके 1837 में एक और प्रारूप बना। इसके बाद भी इसे लागू नहीं किया गया, बल्कि इस पर विचार विमर्श चलता रहा। सन 1856 में इसे अंतिम रूप देकर लेजिस्लेटिव काउंसिल के समक्ष लाया गया, परंतु 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। इसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बार्नेस पीकॉक और अन्य जजों ने इस प्रारूप पर काफी विचार विमर्श किया और अंततः लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसे 6 अक्टूबर 1860 को पारित किया। इसे 1 जनवरी 1862 को लागू किया गया। इसके बाद भी यह कानून भारतीय रियासतों में लागू नहीं था। वहां राजाओं के बनाए कानून ही चलते थे। इसे पूरे देश में लागू करने में काफी समय लगा। इन बातों से यह साफ है कि इस कानून को मैकॉले का कानून कहना उचित नहीं है। सच तो यह है कि मैकॉले के समय में न तो यह पारित हुआ और न ही इसे लागू किया गया। इस कानून को बनाने में लगभग 30 से 32 वर्ष का समय लगा और बहुत सोच विचार के उपरांत ही इसे लागू किया गया।
इसीलिए 2023 में बनाई गई भारतीय न्याय संहिता में भी इसके अधिकतर प्रावधानों को ज्यों का त्यों रखा गया है। कुछ परिवर्तन हुए हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। जहां तक भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता का प्रश्न है, तो यह संहिता सन 1973 में स्वतंत्र भारत की संसद ने बनाई थी। इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वारा अंग्रेजों के बनाए किसी औपनिवेशिक कानून को बदलने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। भारत में पहली बार दंड प्रक्रिया संहिता अंग्रेजों ने 1882 में बनाई थी, जिसे 1898 में संशोधित किया गया। यह संहिता 1973 तक लागू रही। 1973 में भारत की संसद ने इसके स्थान पर नई भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू की। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में पारित हुआ था। इसका प्रारूप स्टीफन ने बनाया था। यह अपने समय का बहुत ही प्रोग्रेसिव और अच्छा कानून था, जिसे लंबे समय तक बिना बहुत अधिक संशोधनों के लागू रखा गया है। 2023 में जो नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम बना है, उसमें भी सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को छोड़कर पुराने अधिनियम के प्रावधान लगभग ज्यों के त्यों लागू रखे गए हैं। पुराने कानूनों के प्रावधानों को बनाए रखना कोई बुरी बात नहीं है। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने सब कुछ बुरा नहीं किया था, बहुत कुछ अच्छा भी किया था। रेलगाड़ी भारत में अंग्रेज लाए थे, इसलिए हम रेलगाड़ी को औपनिवेशिक कहकर बंद नहीं करेंगे। भारत ने संसदीय लोकतंत्र और उसकी परंपराएं अंग्रेजों से ही सीखी हैं। भारत के संविधान का बड़ा हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। प्रोग्रेसिव और लिबरल विचारधारा पश्चिम से ही भारत में आई है। हम गर्व से कहते हैं कि भारत के संविधान में विश्व के अनेक देशों के संविधानों की अच्छी बातों का समावेश है। अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स के प्रावधानों का समावेश हमने भारत के संविधान में मूल अधिकारों के रूप में किया है। आयरिश संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व सीखे हैं। दूसरों से सीखने में कोई शर्म की बात नहीं है। सच यह है कि अंग्रेजों ने भारत पर अपनी सत्ता कायम रखने के लिए अनेक औपनिवेशिक कानून बनाए थे, जो राज्य को और पुलिस को असीमित शक्तियां देते थे और भारत के लोगों पर अत्याचार करने का साधन भी थे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय इन कानूनों का भारी विरोध भी हुआ। डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून, बिना ट्रायल जेल में बंद रखने के कानून, राजद्रोह के कानून, आपराधिक मानहानि का कानून आदि ऐसे कानून हैं जो पूरी तरह से औपनिवेशिक हैं और हमारी संवैधानिक विचारधारा के विपरीत हैं। दरअसल आवश्यकता इन औपनिवेशिक प्रावधानों को समाप्त करने की है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या नए आपराधिक कानूनों में इन औपनिवेशिक प्रावधानों को समाप्त किया गया है। पहले जानते हैं कि नए कानूनों में क्या अच्छी बातें जोड़ी गई हैं। पहली है प्रथम सूचना रिपोर्ट। अब 0 पर एफआईआर का प्रावधान किया गया है। आप किसी भी थाने में जाकर एफआईआर लिखा सकते हैं। पुलिस क्षेत्राधिकार के आधार पर एफआईआर लिखने से इनकार नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त आप मोबाइल ऐप से एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ऑनलाइन एफआईआर भी लिखा सकते हैं। इसके बाद 3 दिनों के भीतर आपको थाने जाकर उस पर हस्ताक्षर करने होंगे। एफआईआर की एक निःशुल्क प्रति शिकायतकर्ता और विक्टिम दोनों को ही दी जाएगी। ये सारे प्रावधान बहुत अच्छे हैं। अन्वेषण के संबंध में प्रावधान किया गया है कि 90 दिनों के भीतर अन्वेषण पूर्ण करना होगा और अन्वेषण की प्रगति के बारे में समय समय पर शिकायतकर्ता को भी अवगत कराया जाएगा। यह प्रावधान भी बहुत अच्छा है। आपराधिक प्रकरणों की वापसी के संबंध में एक बड़ा अच्छा प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार प्रकरण वापसी के पूर्व न्यायालय के लिए शिकायतकर्ता को सुनना अनिवार्य होगा। गवाहों को सम्मन भेजने के लिए और उनके बयान लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के उपयोग के प्रावधान नए कानूनों में किए गए हैं, जो अच्छी बात है। फिर भी न्यायालयों को इस बात का ध्यान तो रखना ही होगा कि आज भी बहुत से गरीब लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और डेटा खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता है। इसलिए यदि किसी गवाह या आरोपी को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ये सारे काम करने में कठिनाई हो, तो उसे अन्य तरीकों से ये सारी जानकारी दी जाना चाहिए, जिससे गरीब आरोपियों के साथ अन्याय न हो। नए कानून में गवाहों की सुरक्षा के लिए विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम का प्रावधान भारत में पहली बार किया गया है। ये वास्तव में अच्छी बात है, परंतु इसकी सफलता को आंकने में अभी काफी समय लगेगा। इसके लिए बजट में पर्याप्त धन का प्रावधान भी करना होगा। पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित भी करना होगा। गिरफ्तारी और सर्च के समय वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य की गई है, यह भी अच्छी बात है।
इसी तरह अपराधों के अन्वेषण में फोरेंसिक जांच के महत्व को बढ़ाया गया है। इन बातों की सफलता के लिए भी अभी काफी धन और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। आशा की जाना चाहिए कि सरकार दोनों की ही व्यवस्था करेगी। यदि कोई आरोपी फरार है तो उसकी अनुपस्थिति में भी विचारण किया जा सकता है और सजा भी सुनाई जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता में कुछ नए अपराधों का सृजन किया गया है, जैसे विवाह का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाना, माइनर का गैंग रेप, मॉब लिंचिंग आदि। विचारण के बारे में समय सीमा के प्रावधान किए गए हैं। न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने के 60 दिन के भीतर आरोपी डिस्चार्ज का आवेदन लगा सकता है। पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर चार्ज लगाना भी अनिवार्य किया गया है। विचारण 3 वर्ष में पूर्ण करना अनिवार्य किया गया है। विचारण पूर्ण होने के 45 दिन के भीतर निर्णय अनिवार्य किया गया है। परंतु इन प्रावधानों के संबंध में यह नहीं बताया गया है कि यदि इस निर्धारित अवधि में यह कार्यवाही पूर्ण नहीं होती है तो उसका परिणाम क्या होगा। आज भी अनेक कानूनों में विचारण और निर्णय की अधिकतम अवधि प्रावधानित है। उदाहरण के लिए निर्वाचन याचिका का निराकरण 1 वर्ष में करने का प्रावधान है, परंतु कोई भी निर्णय इस प्रावधानिक अवधि में नहीं होता क्योंकि न्यायालयों पर कार्य का बहुत अधिक बोझ है। ऐसे में इस नए कानून में प्रावधानित अवधि में विचारण पूर्ण होकर निर्णय होना अभी तो संभव नहीं दिखता है। अब जानते हैं कि नए कानूनों में वो कौन से प्रावधान हैं जो पुलिस की शक्तियों को बढ़ाते हैं और राज्य के सापेक्ष नागरिक के अधिकारों को कम करते हैं। मानवाधिकार संगठनों और अनेक कानूनविदों ने इन प्रावधानों के संबंध में चिंता जाहिर की है। इनमें से कुछ प्रावधान हैं। पहला, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 की उपधारा 3 में यह प्रावधान है कि 3 से 7 वर्ष की सजा वाले अपराधों में पुलिस के लिए तत्काल अन्वेषण प्रारंभ करना अनिवार्य नहीं होगा। पुलिस चाहे तो इन मामलों में प्रारंभिक जांच कर सकती है, जो उसे 15 दिन में पूरी करनी होगी। यदि प्रारंभिक जांच में पर्याप्त आधार नहीं मिलता है तो अन्वेषण की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस प्रावधान के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य का फैसला निष्प्रभावी हो गया है, जिसमें पुलिस के लिए तत्काल अन्वेषण प्रारंभ करना अनिवार्य किया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि इस प्रावधान से पुलिस के लिए भ्रष्टाचार के अवसर बढ़ेंगे। इस बात की संभावना बढ़ेगी कि अन्वेषण प्रारंभ करने के लिए शिकायतकर्ता से और अन्वेषण न करने के लिए आरोपी से धन की मांग की जा सके। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 172 में कहा गया है कि पुलिस अधिकारी के निर्देश का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य होगा। इन निर्देशों का विरोध करने, इनकार करने, उपेक्षा करने या अनदेखी करने की दशा में पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार करके 24 घंटे तक अभिरक्षा में रख सकेगा और यदि 24 घंटे में उसे छोड़ दिया जाता है तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की भी अनिवार्यता नहीं है। यह प्रावधान पुलिस को ऐसी शक्ति देता है जिसका दुरुपयोग होने की संभावना बहुत अधिक है। इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वर्तमान गाइडलाइन के विपरीत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43 की उपधारा 3 में प्रावधान किया गया है कि संगठित अपराध, आतंक, ड्रग्स से संबंधित अपराध, हथियार रखने के अपराध, हत्या, बलात्कार, एसिड अटैक, राज्य के विरुद्ध अपराध आदि के आरोपियों को हथकड़ी लगाई जा सकती है। पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभियुक्तों की पुलिस कस्टडी गिरफ्तारी के बाद अधिकतम पहले 15 दिन की ही हो सकती थी, परंतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187 में पुलिस कस्टडी शब्द हटा दिए गए हैं और केवल कस्टडी शब्द का उपयोग किया गया है, जिसके कारण अब यह प्रावधान हो गया है कि 7 वर्ष तक की सजा के प्रावधान वाले अपराधों के लिए 60 दिन और इससे अधिक सजा वाले अपराधों के लिए 90 दिन की कस्टडी दी जा सकती है। इस प्रावधान को पढ़ने से लगता है कि इस पूरी अवधि की पुलिस कस्टडी देना संभव बना दिया गया है। यद्यपि सरकार की ओर से मौखिक स्पष्टीकरण आया है कि इस प्रावधान का आशय यह है कि पुलिस कस्टडी की अधिकतम अवधि 15 दिन ही रहेगी, परंतु पुलिस कस्टडी 60 या 90 दिनों की अवधि में कभी भी और टुकड़ों में भी ली जा सकेगी। मौखिक स्पष्टीकरण कानून में मान्य नहीं होते, इसलिए अच्छा होगा कि सरकार इस प्रावधान में संशोधन करके स्पष्ट कर दे। सरकार का स्पष्टीकरण यदि मान भी लिया जाए तो भी यह प्रावधान पुलिस की शक्तियों को काफी बढ़ा रहा है। आरोपी यदि बेल पर भी है तो भी उसे पुलिस कस्टडी में भेजा जा सकेगा, जिससे आरोपी को मिली हुई बेल निष्प्रभावी हो जाएगी।
यद्यपि भारत सरकार का कहना है कि भारतीय दंड संहिता का राजद्रोह का औपनिवेशिक प्रावधान भारतीय न्याय संहिता से हटा दिया गया है, परंतु बहुत से लोग ये मानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता में इसके स्थान पर धारा 150 लाई गई है, जो और भी कठोर है। इसी प्रकार आपराधिक मानहानि के प्रावधान को भी भारतीय न्याय संहिता से नहीं हटाया गया है, जबकि अधिकतर प्रोग्रेसिव देशों में ऐसा प्रावधान नहीं है। पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर न्यायालय के लिए अनिवार्य किया गया है कि न्यायालय पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने के पूर्व उस पब्लिक सर्वेंट और उसके उच्चाधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करेगा। इस प्रावधान के कारण सभी लोक सेवकों को और विशेष रूप से पुलिस को बड़ा संरक्षण मिला है और नागरिकों के अधिकार में कमी हुई है। इन बातों से यह तो साफ ही है कि भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए आपराधिक कानून न तो नए हैं और न ही अंग्रेजों द्वारा बनाए गए औपनिवेशिक कानूनों को समाप्त करते हैं। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि इन कानूनों से पुलिस और राज्य की शक्तियां अंग्रेजों के समय से भी अधिक हो गई हैं। ऐसी शक्तियों का दुरुपयोग नागरिकों की आवाज को दबाने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम करने में किया जा सकता है। ऐसे प्रावधानों से पुलिस में भ्रष्टाचार बढ़ने की भी प्रबल संभावना है। ये बात भी याद रखने योग्य है कि ये कानून उस समय संसद में पारित किए गए थे जब बड़ी संख्या में विपक्षी सांसद निलंबित थे। देखना होगा कि अपनी बढ़ी हुई संख्या के बाद विपक्षी दल संसद में इन कानूनों के संबंध में क्या करते हैं। यह भी देखना होगा कि जब इन कानूनों का प्रयोग प्रारंभ होगा तब क्या इनके विवादित प्रावधानों की संवैधानिकता को न्यायालय में चुनौती दी जाती है, और यदि चुनौती दी गई तो न्यायालय का रुख क्या रहेगा। अभी तक का इतिहास देखें तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षक की भूमिका बखूबी निभाई है और अनेक नागरिक स्वतंत्रता विरोधी कानूनों को अवैध करार दिया है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलेंगे किसी नए विषय पर नए वीडियो के साथ प्रसंग में। नमस्कार।